कहानी की शुरुआत होती है और हमें आइरिस को दिखाया जाता है जिसे उसका बॉयफ्रेंड पॉल आंखों में पट्टी बांधकर कार में कहीं ले जा रहा होता है। रास्ते में आइरिस पॉल से बार बार पूछती है कि आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। इसके जवाब में पॉल आइरिस से कहता है तुम सब्र रखो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कुछ देर लगातार चलने के बाद पॉल अपनी कार रोकता है और आइरिस को कार से बाहर निकालता है। अपनी आंखों की पट्टी खुलते ही आइरिस देखती है कि वो विशाल स्काई ब्लू टावर के सामने खड़ी है जिसकी ओपनिंग आज ही हुई है। चमचमाते हुए उस टावर को देखकर आइरिस काफी एक्साइटेड हो जाती है, पर आइरिस को थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है क्योंकि उस टावर की ऊंचाई काफी ज्यादा थी। अब आइरिस पॉल के साथ लिफ्ट के अंदर जाती है टावर के टॉप फ्लोर पर जाने के लिए। इस दौरान आइरिस को काफी डर लगने लगता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो लिफ्ट टूटकर नीचे गिर जाएगा। उस लिफ्ट में एक 12 साल का बच्चा भी होता है जो उस लिफ्ट के अंदर कूद रहा था। उसके कूदने से भी आइरिस काफी डर जाती है, पर आइरिस का डर यहाँ गलत साबित होता है क्योंकि वो लिफ्ट सही सलामत टॉप फ्लोर तक पहुँच जाता है। टॉप फ्लोर पर पहुंचते ही आइरिस नीचे देखती है। वहां से नीचे का नजारा काफी खूबसूरत था, साथ ही वहां का माहौल भी काफी अच्छा लग रहा था। सभी लोग मस्ती में नाच रहे थे और उस पल को एंजॉय कर रहे थे, पर आइरिस को काफी अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो भयानक होने वाला है यहाँ। तभी शैंपेन का एक ढक्कन उड़कर हॉल में लगे झूमर से जा लगता है, जिसके कारण झूमर का एक नुकीला हिस्सा टूटकर ग्लास फ्लोर से जा टकराता है, जिसके कारण वहाँ का ग्लास फ्लोर क्रैक हो जाता है। पर इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। तभी पॉल आइरिस से कहता है चलो हम छत पर चलते हैं, और वहाँ जाकर पॉल आइरिस को शादी के लिए प्रपोज करता है। दरअसल पॉल ने ये सब प्लान किया था ताकि वो आइरिस को शादी के लिए प्रपोज कर सके, क्योंकि वो आइरिस से बहुत प्यार करता था। अब इससे पहले कि आइरिस पॉल को उसके प्रपोजल का जवाब देती, वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही पॉल की खुशी दोगुनी हो जाती है। वहीं हम उस लड़के को देखते हैं जो लिफ्ट में इनके साथ ही आया था। वो लड़का उस टावर से नीचे लगातार कॉइन्स फेंक रहा था। गार्ड उसे मना करता है कि ये खतरनाक साबित हो सकता है, पर वो लड़का काफी जिद्दी था। वो फिर भी चुपके से एक कॉइन नीचे फेंक देता है और वो कॉइन हवा के तेज बहाव के कारण जाकर फंस जाता है वेंटिलेशन फैन में, जिससे वेंटिलेशन फैन रुक जाता है। इधर पॉल अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आइरिस को लेकर जाता है डांस फ्लोर पर। वहाँ जाकर दोनों सबके साथ झूम उठते हैं और उस पल को काफी एंजॉय करते हैं। मगर इसी दौरान आइरिस को अचानक कुछ विजन्स आने लगते हैं। वो देखती है कि उस टावर के बेस से कुछ नट बोल्ट्स निकल रहे हैं और वहाँ का माहौल भी काफी अजीब सा हो रहा है। और तभी वो होता है जिसका आइरिस को डर था। अचानक डांस फ्लोर का कांच टूट जाता है और वहाँ पर जो लोग डांस कर रहे थे वो नीचे गिर जाते हैं। पॉल भी उन लोगों के साथ नीचे गिर जाता है, मगर वो एक मोटे से ग्लास को पकड़ लेता है। पर इससे पहले कि आइरिस पॉल की कुछ मदद कर पाती, पॉल भी नीचे गिरकर मारा जाता है। ये सब देखकर टावर में जितने भी लोग जिंदा बचे थे वो घबरा जाते हैं और पैनिक करके इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान एक लेडी आग के संपर्क में आ जाती है और जिंदा जलने लगती है, और चूंकि वेंटिलेशन फैन ऑफ हो चुका था इसलिए गर्म हवा के दबाव के कारण पूरे टावर में आग लग जाती है और वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं। पर आइरिस कुछ लोगों के साथ बच जाती है। अब बचे हुए वे लोग सीढ़ियों के रास्ते नीचे जाने की कोशिश करते हैं। आइरिस भी नीचे जाना चाहती थी, मगर लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी, जिस कारण आइरिस को नीचे जाने की जगह नहीं मिल पाती। पर तभी सीढ़ी का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसके साथ कुछ लोग भी नीचे गिर जाते हैं। अब बचे हुए लोग ना चाहते हुए भी लिफ्ट में सवार हो जाते हैं। आइरिस भी अंदर जाने की कोशिश करती है, मगर लोगों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। पर तभी लिफ्ट में ओवरलोड होने के कारण लिफ्ट का एक भारी हिस्सा टूटकर एक आदमी के ऊपर गिर जाता है, जिससे उस आदमी का कचुम्बर बन जाता है। अब आइरिस बचे हुए लोगों के साथ जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है, पर तभी उस टावर का एक हिस्सा टूटकर लटक जाता है। अब उस लटके हुए हिस्से के विंडो साइड सभी लोग फिसलकर जाने लगते हैं, पर आइरिस किसी तरह खुद को खींचते हुए ऊपर वाले हिस्से में आ जाती है। वो एक लड़की की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर तब तक वो लड़की फिसलकर ग्लास विंडो तक चली जाती है। तभी कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और सभी की नजर जाती है पियानो पर, जो अपनी जगह से हिल डुल रहा था। ये देखकर विंडो साइड में फंसे सभी लोगों की जान हलक में आ जाती है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो पियानो विंडो के ग्लास से टकराया तो वो सब मारे जाएंगे।
और तभी वो कॉइन पियानो पर आ गिरता है, जिससे पियानो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो विंडो की तरफ तेजी से लुढ़कता हुआ चला जाता है। और फिर वो होता है जिसका सभी को डर था। विंडो में फंसे सभी लोग पियानो के साथ कांच को तोड़ते हुए टावर से नीचे गिर जाते हैं। नीचे हम उस लड़के को देखते हैं जिसने कॉइन फेंका था। वो सीढ़ियों के रास्ते सुरक्षित आगे निकल गया था, पर इससे पहले कि वो आगे जा पाता, वो पियानो उस लड़के के ऊपर ही आ गिरता है, जिससे उस लड़के की बुरी तरह से मृत्यु हो जाती है। वहीं ऊपर हमें आइरिस को दिखाया जाता है, जो अकेली बची थी और काफी डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, पर तभी आइरिस को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। आइरिस जल्दी से उस बच्चे के पास जाती है। उस बच्चे को उसकी माँ ने एक बॉक्स में बंद कर दिया था। आइरिस देखती है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि टावर का बाकी हिस्सा भी अब टूटने वाला है। ये देखकर आइरिस बिना कुछ सोचे उस बच्चे को लेकर नीचे कूद जाती है, मगर नीचे कूदते ही आइरिस की एंगेजमेंट रिंग 2 कीलों के बीच फंस जाती है। कुछ देर के लिए तो आइरिस को लगता है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो रिंग आइरिस की उंगली को चीर देता है, जिसके बाद आइरिस और वो बच्चा नीचे गिरकर मारे जाते हैं। ये भयानक सपना स्टेफनी नाम की एक लड़की अपनी क्लास में बैठकर देख रही थी। ये सपना देखकर वो जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद क्लास में मौजूद सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। आइरिस नाम की उस लेडी का सपना स्टेफनी को काफी वक्त से आ रहा था, जिसे देख देख कर वो परेशान हो गई थी। स्टेफनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आइरिस कौन है और उस लेडी का सपना उसे क्यों आ रहा है, मगर स्टेफनी को ये पता था कि उसकी नानी का नाम भी आइरिस था। पर स्टेफनी ने आज तक अपनी नानी को नहीं देखा था और उसे पता भी नहीं कि उसकी नानी जिंदा भी है या मर गई। स्टेफनी की रूममेट कहती है, तुम्हें घर जाकर इसके बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ये सपने मुझे भी सोने नहीं दे रहे। कहीं ऐसा ना हो कि किसी रात मैं तुम्हारा गला दबा दूं। अब अगली सुबह स्टेफनी कार लेकर निकल पड़ती है अपने घर की ओर। रास्ते में उसे कई बार वो सपने आते हैं। फाइनली वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है। घर जाते ही वो अपने डैड को बिना बताए एल्बम ढूंढने लगती है और एड्रेस बुक भी, ताकि उसकी नानी के बारे में उसे कुछ पता चल सके, पर उसे घर में कुछ भी नहीं मिलता। तभी वो देखती है कि उसका भाई मामा के घर जा रहा है। स्टेफनी भी उसके साथ मामा के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में स्टेफनी अपने भाई को सारी बात बता देती है। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं अपने मामा के घर। स्टेफनी के मामा के 3 बच्चे थे, एरिक, बॉबी और जूलिया। स्टेफनी तीनों से मिलने के बाद अपने मामा मामी के पास जाती है। स्टेफनी को देखते ही उसके मामा काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा किया जो तुम आ गई, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। स्टेफनी कहती है कि मैं किसी काम से यहाँ आई हूँ। दरअसल मुझे आपकी मॉम आइरिस के बारे में जानना है, यानी कि मेरी नानी। स्टेफनी के मामा कहते हैं उनके बारे में जानने को कुछ है ही नहीं। इस पर स्टेफनी कहती है, मैं काफी दिनों से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मुझे काफी दिनों से एक ही सपना आ रहा है उनसे जुड़ा हुआ, और मुझे जो सपना आ रहा है वो एक असली जगह के बारे में है, और वो जगह है 50 साल पुराना स्काई ब्लू टावर। स्काई ब्लू का नाम सुनते ही स्टेफनी के मामा और मामी चौंक जाते हैं। स्टेफनी के मामा कहते हैं, मेरी माँ जिंदा है, मगर उनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। स्टेफनी नहीं मानती। वो कहती है, मैं बस उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। इस पर स्टेफनी के मामा स्टेफनी को उनकी माँ आइरिस की सच्चाई बताते हैं। वो बताते हैं कि डैड के मौत के बाद मेरी माँ बिल्कुल पागल हो गई। वो मुझे और तुम्हारी माँ को घर में लॉक करके रखती थी, स्कूल जाने नहीं देती थी। वो कहती थी कि अगर मेरे हिसाब से नहीं चले तो हम सब मारे जाएंगे। उनका पागलपन इतना बढ़ गया था कि पुलिस को मुझे और तुम्हारी माँ को उनसे दूर ले जाना पड़ा, मगर हमारे बड़े होने और बच्चे हो जाने के बाद भी उन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने हमें खत भेजना शुरू कर दिया, जिसमें लोगों के भयानक मौतों की खबरें और साथ ही लाशों की तस्वीरें होती थी। स्टेफनी पूछती है कि क्या उनके द्वारा भेजे गए खत अब भी आपके पास है? ये सुनते ही स्टेफनी के मामा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो एक पागल और खतरनाक औरत है, तुम उसके साए से भी दूर रहो तो अच्छा होगा। अब मामा के वहाँ से जाने के बाद स्टेफनी अपनी मामी से रिक्वेस्ट करती है, और थोड़ा रिक्वेस्ट करने पर स्टेफनी की मामी मान जाती है। वो कहती है कि डाइनिंग हॉल के एक ड्रॉर में वो लेटर्स रखे हुए हैं। फाइनली स्टेफनी को वो लेटर्स मिल जाते हैं। उसमें आइरिस की एक फोटो भी होती है, जिसे देखकर स्टेफनी समझ जाती है कि उसके सपने में आने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी नानी ही है। अब स्टेफनी उस लेटर में लिखे एड्रेस पर जाने के लिए निकल पड़ती है। वो एक घने जंगल के काफी अंदर जाती है और पहुंच जाती है एक सुनसान जगह पर, जहां काफी अजीबोगरीब एक घर होता है।
घर के आगे लिखा होता है इस घर से दूर रहो, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। पर स्टेफनी नहीं रुकती, वो गेट के सामने लगे कैमरे के पास जाती है और आयरिस से कहती है कि मैं आपकी बेटी की बेटी हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ये सुनते ही आयरिस स्टेफनी को अंदर आने की परमिशन दे देती है। साथ ही कहती है कि तुम्हारे पास जितने भी सामान है उसे बाहर छोड़ाओ, जैसे मोबाइल, गाड़ी की चाबी या और कुछ। अंदर जाती ही आयरिस स्टेफनी को देखकर काफी खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ कैसी है। स्टेफनी कहती है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं 10 साल की थी तब वो हमें छोड़कर चली गई। आयरिस कहती है तुमने मेरे खत पढ़े इसलिए तुम यहाँ आई हो ना। स्टेफनी कहती है नहीं, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे सपना आ रहा है स्काई ब्लू टावर का। सपने में दिखाई देता है कि आप डेट पर गई हैं और वहाँ का डांस फ्लोर टूट जाता है और वहाँ आग लग जाती है, फिर आप गिरकर मारी जाती हैं। ये सुनकर आयरिस कहती है वो तुम्हारा सपना नहीं है बल्कि वो मेरा पूर्वाभास था। वर्षों पहले स्काई ब्लू में मुझे मेरे भविष्य की कुछ झलक दिखी थी। मैंने देखा मौत क्या करने वाली है। इससे पहले कि मौत अपना तांडव मचाती मैंने सबको सतर्क कर दिया। मतलब कि आयरिस ने घटना होने से पहले वहाँ मौजूद सभी लोगों को बचा लिया। आयरिस कहती है मौत को हारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसने उस रात वहाँ मौजूद सभी लोगों को धीरे धीरे एक एक करके मार डाला, पॉल को भी। पर मैं अब भी जिंदा हूँ क्योंकि मैंने मौत की हर एक चाल को पहचान लिया है और उसे नोट कर लिया है। मैं कई सालों से मौत को चकमा देती आ रही थी, मगर अब मैं भी हार गई हूँ क्योंकि 2 महीने पहले ही मुझे पता चला है कि मुझे कैंसर है और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। स्टेफनी कहती है 2 महीने पहले से ही मुझे ये सपने आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आयरिस कहती है शायद मैं मर रही हूँ इसलिए मेरी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आ गई है। सालों से मैं अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करती आ रही हूँ कि मेरे ब्लड लाइन से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी की जान खतरे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी मौत उसी हादसे में होने वाली थी। मतलब कि तुम लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता अगर मैं उस वक्त मर जाती। इसलिए अब मौत के निशाने पर तुम सब भी हो। आयरिस स्टेफनी को एक नोटबुक देते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने इस नोटबुक में मौत की हर एक चाल को कैद कर लिया है। अब तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना होगा और इसे समझना होगा। पिछले 20 सालों से मैं यहाँ से कहीं नहीं गई इसलिए मैं सुरक्षित हूँ और अब अगर तुम्हें खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो तुम्हें यहीं रहना होगा। स्टेफनी को आयरिस की ये बातें पागलपन लगती है। उसे लगता है कि सच में इसका दिमागी संतुलन खराब हो गया है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते अपने नानी से कहती है कि मैंने यहाँ आकर सच में गलती कर दी। ये कहकर स्टेफनी जैसे ही घर से बाहर निकलती है, आयरिस भी ना चाहते हुए भी 20 साल में पहली बार घर से बाहर कदम रखती है। वो जल्दी से जाकर वो नोटबुक स्टेफनी को देती है और कहती है कि ये नोटबुक तुम्हें रास्ता दिखाएगी और परिवार को सुरक्षित रखने में तुम्हारी मदद करेगी। इसके बाद आयरिस ठीक उसी जगह पर खड़ी हो जाती है जिस जगह पर उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि स्टेफनी को उसकी बातों पर यकीन हो जाए और वो अपने परिवार को बचा सके। अब अगले ही पल मौत ने आयरिस को स्टेफनी के सामने ही खत्म कर दिया, जिसे देखकर स्टेफनी चीख पड़ी। अब आयरिस के अंतिम संस्कार में सभी फैमिली वाले इकट्ठा होते हैं। स्टेफनी की मॉम भी वहाँ आती है, जिसे देखकर स्टेफनी को काफी गुस्सा आता है क्योंकि बचपन में उसकी मॉम ने उसे अकेला छोड़ दिया था, इसलिए वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। अब अगले दिन स्टेफनी के मामा सभी फैमिली मेंबर के इकट्ठा होने की खुशी में घर पर ही एक पार्टी रखते हैं। बॉबी जो कांच के गिलास को अरेंज कर रहा था, गलती से उसके हाथ से एक गिलास टूट जाता है और उस टूटे हुए गिलास का एक नुकीला टुकड़ा पास ही रखे बर्फ में जा मिलता है। अब ड्रिंक सर्व करने के दौरान वो टुकड़ा एक गिलास में चला जाता है। इधर स्टेफनी घर आकर आयरिस के नोटबुक को देखने लगती है। तभी एक फोटो फ्रेम गिरकर टूट जाता है और उसका एक टुकड़ा स्टेफनी के पास आ गिरता है। तभी स्टेफनी को कुछ गलत होने का आभास होने लगता है। ये देखते ही स्टेफनी जल्दी से मामा के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। इधर कांच के टुकड़े वाला गिलास स्टेफनी के डैड के हाथ में आ जाता है, मगर तभी स्टेफनी के डैड को सभी जंपिंग बाउंसर पर जंप करने के लिए बुला लेते हैं, इसलिए वो उस गिलास को एक जगह पर रखकर जंप करने चले जाते हैं। उधर स्टेफनी लगातार सभी को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि वहाँ काफी शोरगुल हो रहा था। इधर वो कांच के टुकड़े वाला गिलास झटके से गिर जाता है और अब जैसे ही स्टेफनी के मामा आगे बढ़ते हैं, वो कांच का टुकड़ा उनके पैर में घुस जाता है। दर्द के कारण स्टेफनी के मामा धड़ाम से नीचे गिरते हैं। तभी जमीन में कंपन होने के कारण एक औजार घास काटने वाली मशीन के स्विच के ऊपर गिर जाता है
जिससे स्विच ऑन हो जाता है और फिर वो मशीन स्टेफनी के मामा के सिर के पास आ जाता है और उसके सिर को बुरी तरह से कुचल देता है, जिससे उनकी दर्दनाक मौत मौके पर ही हो जाती है। ये देखकर सभी की चीखें निकल जाती है। मतलब कि आइरिस ने जो भी कहा था वो सच हो रहा था। अब स्टेफनी आइरिस के दिए हुए नोटबुक को स्टडी करती है। वो अपनी फैमिली ट्री बनाती है। जैसे आइरिस के 2 बच्चे हुए, हॉवर्ड और डार्लिन। हॉवर्ड के 3 बच्चे हुए, एरिक, जूलिया और बॉबी। वही डार्लिन के 2, स्टेफनी और चार्ली। फैमिली चार्ट बनाने के बाद स्टेफनी को पता चलता है कि उसका पूरा परिवार मौत की लिस्ट में शामिल है। अब स्टेफनी अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को एक साथ बिठाती है और सभी को बताती है कि उस रात स्काई ब्लू में आइरिस के साथ जितने भी लोग थे वो सभी उसी ऑर्डर में मरे हैं जिस ऑर्डर में आइरिस ने अपने नोटबुक में लिखा है। सबसे आखिर में मारी गई है आइरिस। आइरिस के साथ एक और छोटा बच्चा था जो उस टावर से जिंदा बच गया था। इसी बीच जूलिया कहती है कि हम सब तो उस टावर पर नहीं थे, तो फिर हमें खतरा क्यों होगा। इस पर स्टेफनी कहती है कि तुम समझ नहीं रही हो, हम सब खतरे में हैं। मैं बताती हूँ, मौत को बहुत वक्त लगा सारे लोगों तक पहुँचने में। तब तक उनके बच्चे हो गए, वो बच्चे जिनका जन्म होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए मौत उन्हें भी मार रही है। अब चूंकि आइरिस की मौत हो चुकी है, इसलिए अब उसके परिवार यानी हमारी बारी है। मौत का एक पैटर्न है, वो उम्र के हिसाब से फैमिलीज को मार रही है। हमारी फैमिली में सबसे बड़े थे मामा, इसलिए पहले वो मारे गए। अब उनकी फैमिली से मौत का सिलसिला शुरू होगा। मतलब कि एरिक, जूलिया और बॉबी का आगे नंबर है। फिर मॉम, मैं और चार्ली मारे जाएंगे। मामी और मेरे डैड को कुछ नहीं होगा क्योंकि उनका हमारी फैमिली से ब्लड रिलेशन नहीं है। पर यहाँ स्टेफनी की बातों को कोई भी सीरियस नहीं लेता। एरिक जो एक टैटू आर्टिस्ट था, वो रात में अपने सारे काम खत्म करके अपने डैड को याद करने लगता है और उनके याद में अपने हाथ में एक टैटू बनाता है। तभी शॉप का एक जार हवा के झोंके से गिरकर टूट जाता है। एरिक जैसे ही ये देखकर अपनी जगह से उठता है, तभी झटके से क्लीनिंग लिक्विड का एक डब्बा गिरकर खुल जाता है। एरिक टूटे हुए कांच के टुकड़ों को उठा ही रहा था कि तभी दीवार में लगा एक चेन खुलकर नीचे लटक जाता है और फिर एरिक के नाक में लगे बाली में फंस जाता है। एरिक उस चेन को निकालने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो चेन ऊपर चल रहे पंखे में फंस जाता है। अब एरिक की नाक उस चेन के कारण ऊपर खींचती जा रही थी। तभी एक लैंप क्लीनिंग लिक्विड के ऊपर गिर जाता है और नीचे आग लग जाती है। पर तब तक एरिक उस चेन से खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाता क्योंकि वो फिसलते हुए उस आग में जा गिरता है। अब अगली सुबह जैसे ही स्टेफनी को ये बात पता चलती है, वो काफी परेशान हो जाती है। पर तब तक एरिक घर वापस आ जाता है। दरअसल एरिक ने लेदर जैकेट पहनी हुई थी, जिस कारण वो आग में झुलसने से बच गया। स्टेफनी कहती है, ये कैसे हो सकता है, मौत ने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया। एरिक कहता है, तुमने जो भी बात हमें बताई वो सब बकवास है और कुछ नहीं। ये कहते हुए एरिक रोड के बिल्कुल किनारे तक चला जाता है। तभी पीछे से तेज रफ्तार में एक गाड़ी आती है, जिससे एरिक की टक्कर होते होते बचती है। एरिक फिर भी नहीं सुधरता। वो स्टेफनी को चिढ़ाने के लिए कचरा फेंकने वाली गाड़ी के पास चला जाता है और वहाँ डांस करने लगता है। वहीं स्टेफनी काफी परेशान थी क्योंकि उसे पता था कि उसके परिवार वालों की जान खतरे में है। तभी जूलिया वहाँ आ जाती है। स्टेफनी जूलिया से कहती है कि वो अपने भाई एरिक को समझाए कि वो इस तरह की हरकत ना करे क्योंकि उसकी जान को खतरा है। पर यहाँ जूलिया भी स्टेफनी की बातों को सीरियस नहीं लेती और किनारा करके वहाँ से रनिंग करने के लिए निकल जाती है। वहीं पास में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। जूलिया जैसे ही कुछ दूर आगे जाती है, बच्चों का वो फुटबॉल जूलिया को जाकर लगता है, जिससे जूलिया कचरे के डब्बे में गिर जाती है। कचरे की गाड़ी ऑटोमेटिक थी, इसलिए ड्राइवर जूलिया को नहीं देखता और कचरे को गाड़ी में डाल देता है। गाड़ी के अंदर जाते ही जूलिया जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर ड्राइवर जूलिया की आवाज नहीं सुन पाता क्योंकि वो तेज वॉल्यूम में सॉन्ग सुन रहा था। पर स्टेफनी दौड़ते हुए कचरे की गाड़ी पर चढ़ जाती है और उसे ऊपर से जूलिया दिख भी जाती है। अब स्टेफनी जल्दी से अपना हाथ जूलिया की ओर बढ़ाती है, पर तब तक काफी देर हो जाती है। कचरे को कंप्रेस करने के दौरान जूलिया उस गाड़ी में दबकर मारी जाती है। ये हादसा भी काफी भयानक था। इस हादसे से स्टेफनी सदमे में चली जाती है। वो ये भी सोच रही होती है कि ऑर्डर में गलती कैसे हो सकती है क्योंकि एरिक बड़ा था ना कि जूलिया।
था फिर जूलिया पहले कैसे मर गई। पर तभी स्टेफनी की मामी एक राज की बात बताती है। वो कहती है कि तुम्हारे ऑर्डर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि एरिक तुम्हारे मामा का असली बेटा नहीं है। मैंने एरिक को अडॉप्ट किया था, मतलब कि अब ऑर्डर के हिसाब से अगला नंबर बॉबी का है। तभी स्टेफनी बताती है कि नानी के बुक में जेबी नाम के किसी आदमी का जिक्र है, जिन्होंने नानी की ही तरह मौत को चकमा देना सीख लिया है और वो अब भी जिंदा है और होप रिवर नाम के एक अस्पताल में काम करता है। होप रिवर नाम का वो अस्पताल 1 घंटे की ही दूरी पर था, इसलिए ये लोग निकल पड़ते हैं जेबी को ढूंढने। जेबी कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा होता है जिसे आइरिस ने बचाया था। अब ये लोग जेबी तक पहुंच जाते हैं। जेबी बताता है कि आइरिस ने मुझे बचाया और हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हम दोनों ने साथ मिलकर मौत को हराने की प्लानिंग की, उसमें हम सफल भी रहे। आइरिस बीमार थी, मैं उसकी बीमारी का इलाज करवा रहा था। तभी बॉबी जेबी से पूछता है कि प्लीज हमें बताइए हम मौत को कैसे हरा सकते हैं। जेबी कहता है इसके 2 तरीके हैं, मार दो या फिर मर जाओ। मतलब कि किसी की जान लोगे तो उसकी बची हुई जिंदगी तुम्हें मिल जाएगी या फिर तुम्हें खुद मरना पड़ेगा। कई साल पहले एक औरत थी, उसके दरवाजे पर भी मौत ने दस्तक दी और जब उसके जाने का वक्त आया तो वो मर गई, पर उसके डॉक्टर ने उसे जिंदा कर दिया और इस तरह मौत का चक्र टूट गया। स्टेफनी पूछती है कि फिर नानी ने ये ट्राई क्यों नहीं किया। जेबी कहता है कि ये बहुत रिस्की काम है, जरूरी नहीं है कि इसमें हर किसी को सफलता मिल जाए। ये सब सुनने के बाद स्टेफनी जेबी से कहती है कि प्लीज हमें कोई रास्ता बताइए, हमारी मदद कीजिए। इस पर जेबी कहता है कि सालों से इस बारे में लोग मुझसे सलाह लेने आ रहे हैं, पर अब मैं थक चुका हूँ। आइरिस की तरह मैं भी बीमार हूँ और मौत मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। तुम सबकी मौत निश्चित है और उसके बाद मैं भी मारा जाऊंगा। जेबी ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि आइरिस के पूर्वाभास में जेबी की मौत सबसे आखिरी में हुई थी। जेबी कहता है मेरे पास जितना भी वक्त बचा है मैं उसे खुलकर जीना चाहता हूँ और तुम सबको भी मैं यही सलाह दूंगा। जेबी की बात सुनने के बाद एरिक बॉबी को मरने के लिए मना लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें मरने में मदद करूंगा और चूंकि हम अस्पताल में हैं तो डॉक्टर्स तुम्हें बचा लेंगे और इस तरह हम भी मौत के इस चक्र को तोड़ देंगे। एरिक बॉबी के लिए पीनट चॉकलेट लाता है क्योंकि बॉबी को पीनट से एलर्जी थी। पीनट खाते ही उसकी सांस रुकने लगती थी। अब एरिक चुपके से बॉबी को हॉस्पिटल के एक MRI रूम में लेकर जाता है और उसे वहाँ वो पीनट चॉकलेट खिलाता है। इसी दौरान मौत ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। अचानक किसी झटके से उस रूम की MRI मशीन ऑन हो जाती है और तभी सामने खड़े एरिक के कान और नाक में लगे मेटल की बालियों को वो MRI मशीन खींच लेता है। फिर तभी जब वो MRI मशीन मेटल के चेयर को अपनी ओर खींचता है तो उसके साथ एरिक भी उस मशीन के अंदर चला जाता है और मारा जाता है। इसी दौरान बॉबी भी एक मेटल के संपर्क में आ जाता है जिसके कारण वो MRI मशीन बॉबी को भी मेटल सहित अपने अंदर खींच लेता है। इस तरह दोनों की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। एरिक आइरिस के साथ खून का रिश्ता नहीं रखता था मगर फिर भी वो मारा गया, शायद इसलिए क्योंकि उसने मौत के रास्ते में आने की कोशिश की थी। ये सब देखकर स्टेफनी की माँ डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ आइरिस के घर रहने के लिए जाएगी क्योंकि वो ही एक ऐसी जगह है जहाँ मौत का पहरा नहीं है। ये सोचकर ये लोग जल्दी से निकल पड़ते हैं आइरिस के घर की ओर। रास्ते में इन्हें मौत कई बार परेशान करती है पर ये लोग बिना डरे और मौत से लड़ते हुए किसी तरह पहुँच जाते हैं आइरिस के घर तक। वहाँ पहुँचते ही ये लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही स्टेफनी अपने सीट बेल्ट का लॉक खोलने की कोशिश करती है वो लॉक नहीं खुलता। मतलब कि मौत फिर से उनके साथ साजिश करने लगती है। ये सब देखकर स्टेफनी अपनी मॉम से कहती है कि आप जल्दी से घर के अंदर जाइए क्योंकि अगर आप सेफ है तो मुझे कुछ नहीं होगा। पर इससे पहले कि स्टेफनी की मॉम घर के अंदर जा पाती तभी एक छोटी सी चिंगारी के कारण घर में रखा गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर जाता है और इस भयानक ब्लास्ट में स्टेफनी की मॉम मारी जाती है। वहीं स्टेफनी जिस बस में बंद थी वो बस उस धमाके के तेज झटके के कारण पानी में गिर जाता है। स्टेफनी का छोटा भाई चार्ली किसी तरह बड़ी ही मुश्किल से अपनी बहन को पानी से बाहर निकालने में सफल रहता है, पर शायद स्टेफनी को पानी से बाहर निकालने में काफी देर हो जाती है क्योंकि उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। लेकिन चार्ली फिर भी हार नहीं मानता और लगातार कोशिश करते हुए स्टेफनी को मौत के मुंह से बाहर
बाहर निकाल लेता है। मतलब कि फाइनली स्टेफनी मौत के चक्र को तोड़ने में सफल रहती है। इस बात से दोनों भाई बहन काफी खुश हो जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद स्टेफनी अपने भाई और डैड के साथ एक पार्टी में जाती है। वहीं पास में एक बूढ़ी औरत कुकीज खरीदने के लिए अपनी पर्स से पैसे निकाल रही होती है। तभी उसकी पर्स से वो सिक्का नीचे गिरता है जिस सिक्के को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो सिक्का जाकर दो पटरियों के बीच में फंस जाता है। उधर पार्टी में स्टेफनी अपने डैड के एक डॉक्टर दोस्त से मिलती है। वो स्टेफनी से कहते हैं कि मैंने सुना है कि चार्ली ने तुम्हारी जान बचाई। स्टेफनी कहती है हाँ, इसने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। इस पर वो डॉक्टर कहता है नहीं, प्रैक्टिकली तुम मरी नहीं थी, तुम बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हुई थी और चार्ली तुम्हें होश में ले आया। ये सुनते ही स्टेफनी के होश उड़ जाते हैं और तभी वो अपने आसपास के माहौल को बदलते हुए नोटिस करती है। उसे लगने लगता है कि फिर से कुछ बुरा होने वाला है। तभी वहाँ उस क्वाइन के कारण एक भयानक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देखकर स्टेफनी और चार्ली अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। मतलब कि मौत अब भी उन दोनों के पीछे थी। दोनों पूरी जान लगाकर वहाँ से भागते हैं, पर सच्चाई ये है कि मौत से आज तक कोई नहीं बच पाया। तो स्टेफनी और चार्ली कैसे बच सकते थे? उन दोनों की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।